हाँ, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा था, कोई भी अगर 2 मास होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया जाता है G m1 m2 by r का स्क्वायर। जहाँ पर m1 m2 क्या होते हैं, बॉडी के मास होते हैं, और r क्या होते हैं, उनके सेंटर की दूरी होती है। फिर मैंने बताया था कि वहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11। ग्रेविटेशन मतलब 11 अल्फाबेट, इस पे 10⁻11 होता है, और एक नंबर होता है 666, उससे तुम लोग याद कर, ठीक है? वहाँ पे हमने देखा था 6.667 × 10⁻11 था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, यूनिवर्स के कोई भी कोने में चले जाओ, मार्स पे चले जाओ या प्लूटो पे चले जाओ, ठीक है? वहाँ पे हर जगह वो वैल्यू सेम रहती है। जो ग्रेविटी होती है उसका हमने बोला था G इक्वल टू G कैपिटल M बाय R का स्क्वायर था, ठीक है? दिस वाज द G कैपिटल M बाय R का स्क्वायर कहाँ पे था, फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था। फिर हमने बोला था कि हमने मास को देखा था इन टर्म्स ऑफ इसमें, ठीक है? फिर हमने कुछ देखा था कि ग्रेविटी का वेरिएशन होता है। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पे 9.8 होती है अप्रॉक्सिमेटली। ऊपर जाने पे ग्रेविटी कम होती है, नीचे अर्थ के अंदर जाने पे भी ग्रेविटी जो होती है कम होती है। उसका हमने ग्राफ भी सीखा था, ठीक है? उसकी हमने वैल्यू भी सीखी कि कैसे वैरी करता है। फिर मैंने बताया था कि अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जी इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई कैपिटल आर, ठीक है? वो वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल था जब हाइट की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। अंदर जाने पे जी इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर था। ये जो वैल्यू थी ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, हर बार हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है 1 माइनस डी बाई आर। फिर मैंने बताया था कि ऊपर जाने पे क्या होता है, वो वहाँ पे हम लोग अगर हाइट बहुत कम होती है तो हम लोग वहाँ पे यूज करते थे बायनोमियल थ्योरम, तो उससे आता है जी इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है? बायनोमियल थ्योरम यूज करके था, हमने वो भी देखा था। फिर मैंने तुम लोग को उसका ग्राफ दिखाया था। ग्राफ में मैंने दिखाया था कि अगर हम सेंटर से जाते थे, ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है, हम लोग ग्रेविटी पहले क्या होती है, एक्सेलरेशन जो होता है सेंटर से बढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है? ये यहाँ पे जाके जी नॉट हो जाता है। कुछ-कुछ ये ग्राफ जो है ना, तुमको अगर ध्यान से याद रखना है ना, जीवन में कभी नहीं भूलना, तो याद रखना, ये ग्राफ हमारे जीवन की तरह ही होता है, ठीक है? हम पैदा होते हैं, ठीक है? हमारी उम्र जो होती है 0 साल की होती है, फिर हम बड़े होते चले जाते हैं। बड़े होते हुए हम लोग क्या, हम ताकतवर होते चले जाते हैं, हमारे में ज़्यादा एनर्जी होती है, और एनर्जी होते-होते मान लो हम जब जब तक कि हम होते हैं लगभग 40 साल तक के, ठीक है? हमारे बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, बहुत फुर्ती होती है। हर समय जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, और 40 साल में हम सबसे ताकतवर, सबसे होश कुछ 40 साल बोला, 35 साल बोला, 30 साल बोला, जो बोलना है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारी जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, फिर हम क्या होते हैं, हमारी एज जैसे-जैसे बढ़ती है, हमारी एनर्जी कम होने लगती है, ढलती, 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 फिर हम मर जाते हैं, ठीक है? ऐसा, क्लियर? तो ऐसे एग्ज़ाम में लिख के मत आ जाना कुछ ऐसा, ठीक है? खाली ग्राफ ड्रॉ करके आना, ठीक है? तो ये ग्राफ याद रखना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ठीक है? एंट्रेंस में बताओ, नेट पे ये ग्राफ 4 बार पूछा गया, ठीक है? आईआईटी की मेंस में ये ग्राफ 2 बार पूछा गया, ठीक है? तो इसलिए ग्राफ बहुत काम का ही होगा, ठीक है? अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ जी। 4 कारण थे, ठीक है? 2 कारण हमने पढ़ लिए थे। इफेक्ट ऑफ जी, इफेक्ट ऑन जी लिखना चाहिए। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है? अर्थ रोटेट करती है, सीधी-सी बात है यार। तुम एग्ज़ाम्पल ले लो, तुम अगर मान लो कोई कभी बचपन में कभी झूला झूले हो, ठीक है? झूला जब तुम झूलते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, जब तुम झूले पे होते हो, गोल-गोल घूम रहा होता है, तुमको अपना वेट कम लगता है, ठीक है? तो ऐसा लगता है तुमको कोई बाहर फेंक रहा है, तुम सीट से ऊपर उछल जाओगे, तुमको बहुत हल्का महसूस होता है, ठीक है? उस झूले में। तो अर्थ भी तो अब एक झूले की तरह ही है ना, जो कि घूम रही है गोल-गोल। तो अगर घूम रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। अभी वो इफेक्ट कितना होता है, कैसे क्या होता है, ज़रा हम लोग उसको देख लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है? और मान लो कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है? कोई भी एक पॉइंट पर, और यहाँ पर अब कोई भी मान लो, अगर अर्थ पे अगर कोई पॉइंट है तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है। तो उस पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम मान लो सेंटर ऑफ द अर्थ पे खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पर, और
ये इस तरह से है। और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने देखा, ठीक है? और इस पॉइंट को पहले डिफाइन करने के लिए हम सेंटर पे खड़े हो जाते हैं मान लो, और हमने अपने हाथ को ऊपर की तरफ किया और हमने बोल दिया कि इसका को को एल्टीट्यूड, ठीक है? इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, हालाँकि वो ठीक है? को एल्टीट्यूड वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमको से उस वर्ड से कोई इतना मतलब नहीं है। हम पी पर ओ पे खड़े होते हैं, पी पॉइंट को देखते हैं और पी पॉइंट जो हमारे ओ के साथ कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा एंगल बना रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे खड़े हुए पी, ठीक है? अब यहाँ मान लो कि कोई मास पड़ा हुआ है और यहाँ हमने इसको देखा, हमने बोला कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, लैम्डा एंगल बना रहा है। अगर इस के ऊपर बात की जाए फोर्स की, तो इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे? इसके अंदर फोर्स लग रहा होगा m, इसका पार्टिकल का मास मान लो अगर m है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। याद रखना है कि जब हम अर्थ को देखते हैं, तो हमेशा कोई भी बॉडी पे फोर्स कैसा लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है? और जब हम एबीडी ड्रॉ कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग देखो वो बॉडी बहुत छोटा होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? लेकिन जब हम लोग पूरे अर्थ को देखते हैं ना, ठीक है, एज़ अ स्फीयर, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा नज़रिया देखने का थोड़ा-सा हमको स्पेसिफिक रखना पड़ता है। तो ये कैसा फोर्स लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और ये अर्थ रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है? सन राइज़ेस इन द ईस्ट, ठीक है? तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ उल्टा रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये जो पार्टिकल जो रोटेट करेगा ना, सबसे पहली चीज़ समझना कि जो पार्टिकल रोटेट करेगा, उस रोटेशन के लिए उस पार्टिकल का जो सर्कल होगा, वो कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। जिस सर्कल में पार्टिकल घूमेगा, वो ये सर्कल है, समझना ध्यान से, ठीक है ना? जिस सर्कल में पार्टिकल घूमेगा, वो ये सर्कल होगा, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? सर्कुलर पाथ में होती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो एक सूडो फोर्स होता है, एक वर्चुअल फोर्स होता है। और जब हम लोग कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है ना, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में आज से बैठा लो, ठीक है? पहले भी मैंने सिखाया था, हमेशा के लिए याद रखना है, अगर कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके ऊपर हमेशा अप्लाई करो सूडो फोर्स। हम क्या करते हैं, जब कोई बॉडी हम सर्कुलर पाथ पे मूव करने हुई बॉडी पे क्या करते हैं, हम खुद बैठ जाते हैं चींटी की तरह, ठीक है? और उसको अच्छे से समझने के लिए हम उसपे क्या अप्लाई करते हैं, एक सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। इससे क्या होती है, हमको अच्छी सी फील आती है, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसे झूले पे बैठे हुए घूम रहे हो, ठीक है? ये ऐसे, तो क्या होता है, अगर मैंने सूडो फोर्स अप्लाई किया ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर इसके ऊपर, जहाँ पे इसका दूरी क्या आर है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेस्ट पे मान सकता हूँ, ठीक है? और फिर इस पे जो फ्रिक्शन है या जो भी है, मैं उसको आराम से उस सबको ऐड करके 0 कर सकता हूँ। तो उससे हमको क्या होता है, हमेशा एक अच्छी फील आती है। जैसे मान लो बकेट है, अब बकेट है, तो मान लो कि ऊपर तुमने कोई पानी ऐसे डाल दिया, ठीक है? अब पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? नीचे तो एमजी फोर्स लग रहा है, हमने रोटेट करवाया, तो मैंने क्या बोला, इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो वो सूडो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। अर्थ है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ठीक है? सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, ठीक है? तो नीचे क्यों नहीं गिरती है? तो मैंने इसको ऐसा बोला कि एमजी नीचे लग रहा है, तो सूडो फोर्स बाहर लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग गया? 0, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरती है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो कांसेप्ट होता है ना, ठीक है? वो एक सूडो फोर्स है, लेकिन उससे हमको हमेशा एक अच्छी फील आती है चीज़ों को समझाने के लिए,
इसलिए जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे होता है, तो हम वहाँ पे हमेशा क्या प्रेफ़र करते हैं यूज़ करना? सूडो फोर्स, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है? जो सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा कहाँ लगता है? जिस पाथ पे बॉडी घूमता है, सर्कुलर पाथ पे, ठीक है? उस पाथ के हमेशा आउटवर्ड लगता है। जैसे देखो, बॉडी का सर्कुलर इस पॉइंट P का सर्कुलर पाथ, ठीक है? या इसका रेडियस अगर मैं बोलूँ, तो वो O डैश से P है। O डैश से P इसका रेडियस, ठीक है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, वो इधर लगेगा। वो तुम उसको P से लेके O की तरफ नहीं लगा सकते हो। बॉडी किधर घूम रहा है, ठीक है? वो डिसाइड करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा। जैसे एग्जांपल लो, अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो सर्कल उसका ऐसा बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा। पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऐसा घूमेगा, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा। पार्टिकल यहाँ पे ऐसा घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा। तो हमेशा जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तुमको डायरेक्शन देखना हो, तो सबसे पहले देखो कि कौन से प्लेन में बॉडी घूम रहा है और उसके आउटवर्ड लगा दो, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बात करने की। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है? दिस इज गिवन बाय m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है? और इसका कोई भी बॉडी का याद रखना, हमेशा से चाहे तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ठीक है? कोई भी बुक पढ़ोगे, तो पता है कुछ सिंबल हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कोई भी बॉडी का अगर रेडियस देखते हैं ना, तो वो हमेशा कैपिटल R से ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये स्मॉल r जो है ना, बॉडी सर्कल अर्थ का रेडियस नहीं है, ये सर्कल का रेडियस है, इसलिए मैंने स्मॉल r से दिखाया। अर्थ का रेडियस क्या लेते हैं हम लोग? कैपिटल R लेते हैं, ठीक है? अब ये इस पे क्या-क्या फोर्सेस लग रही है? mg लग रही है, और कौन-सा फोर्स लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है इसके ऊपर। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट रुको, मैं अ, 1 मिनट रुको, सेटिंग देखता हूँ एक बार। एक मिनट रुको। हेलो?
अरे देखो तो आवाज अभी आ रही, देखो तो देखो तो अभी कैसी आवाज है। हेलो, देखो तो अभी आवाज कैसी है। ठीक है, ओके, चलो। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि ये जो कैपिटल आर था ये क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये मान लो अगर एंगल लेमडा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल भी यहाँ पे हो जाएगा लेमडा। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं लाइन को, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन बॉडी टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी, नीचे की तरफ। और ये इसका देखो एम ओमेगा स्क्वायर का एक टुकड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा, है ना। देखो ये वाला हिस्सा, और इसका ये वाला हिस्सा कैसा होगा, एक टेंजेंशियल में अगर देखा जाए ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा। हालांकि ये टेंजेंशियल वाला हमारे लिए कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो फोर्स होता है ना वो बैलेंस हो जाता है फ्रिक्शन से। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका हिस्सा ही है। ठीक है, तो मैंने क्या इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाया था कि ये भाई ये इसका टुकड़ा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। ठीक है, ये हमारा हो गया नेट फोर्स एम जी डैश, ये एम सबसे मर गया, जी डैश हमारा क्या बचेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझना कि हमको जो चीज पता है, ठीक है, वो क्या, हमको लेमडा पता है, दैट इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और हमको ये कैपिटल आर पता है। हम ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में कि हमको स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पता हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे साइड पे इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी कॉस लेमडा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर कॉस लेमडा। यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल आर के बदले लिख दिया कैपिटल आर कॉस लेमडा, तो कॉस आर कॉस स्क्वायर लेमडा हो जाएगा। ठीक है, जी डैश हमारा क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। दो लाइन का है, लेकिन देखो इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज है। तुमको क्या क्या तुमको पता होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं सर्कुलर सर्कुलर पाथ में मूविंग बॉडी के लिए। दूसरी पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पाथ हमेशा कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। किसकी आउटवर्ड, उस प्लेन की आउटवर्ड होता है जिस प्लेन में बॉडी सर्कुलर पाथ कर रहा हो। पी का सर्कुलर पाथ ये ब्लू लाइन है। ठीक है, ना कि हम इसको हम ऐसा एम ओमेगा स्क्वायर हम लोग ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, उस प्लेन के बाहर अप्लाई करना जिस जिस प्लेन में बॉडी सर्कुलर पाथ कर रहा है। ठीक है, और तीसरा तुमने कंसेप्ट ये सीखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। ठीक है, तो एमजी मैंने ऐसा दिखा है। कुछ बातें हैं, ठीक है, जो तुमको ध्यान में रखनी है। तीन कंसेप्ट है, तभी तुमको ये पूरा का पूरा क्लियर दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, हालांकि है तो ये दो लाइन का ही सिर्फ। उसके बाद देखो आगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि ग्रेविटी जो होती है ना एक्चुअली अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, बिकॉज लेमडा अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं एट इक्वेटर, एट इक्वेटर की अगर बात करें तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिख रहा है क्लियरली यहाँ से। इस पॉइंट को यहाँ खींच के लाएंगे तो ये लेमडा जीरो हो जाएगा।
तो वहां पे जी डैश क्या हो जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। ठीक है, सबसे कम इक्वेटर पे ग्रेविटी होती है। अगर हमसे पूछा जाएगा एट पोल्स, पोल्स पे जाके लैम्डा हो जाता है 90 डिग्री, तो जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, जी माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, तो जी डैश को तो जी रहेगा। क्लियर। तो ग्रेविटी जो होती है रोटेशन की वजह से सबसे कम होती है इक्वेटर पे, और पोल्स पे उसका कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जी डैश इफेक्टिव जी हो गया। याद रखना, इक्वेटर पे तुम्हारी अगर मान लो अर्थ स्टेशनरी है, तो इक्वेटर पे तुम्हारी ग्रेविटी मान लो 9.8 है, तो रोटेशन की वजह से क्या ग्रेविटी कम हो जाती है, तो वो जो कम हो जाती है ना, जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है ना रोटेशन की वजह से, वो इतनी है। ठीक है, आगे बात सबको समझ में। इस पे मैंने चेक किया था, इस पे पता हो अपने नीट में इसका कोई भी सवाल नहीं आया कभी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस पे तुम अगर एनसीईआरटी की बुक अगर देखो ना, तो इस पे एक अच्छा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसको पूरा नोट कर जाओ अच्छे से पहले। जी डैश क्या, इफेक्टिव जी, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो रोटेशन के वजह से जो जी कम हो जाता है, उसकी जो इफेक्ट, जो रिजल्ट बचता है, वो जी डैश। ठीक है ना, आगे देखो सवाल। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि व्हाट शुड बी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ so that weight at equator becomes जीरो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जीरा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जीरा जीरो हो जाएगा। तो जी हम चाहते हैं हमारा वजन जीरो हो जाए, तो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर जी बाय आर। ठीक है, ये अगर ओमेगा होगा तो हमारा वजन कितना, जीरो हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि टाइम पीरियड, वैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना, 24 घंटा। ठीक है, रोटेशन का, आप अर्थ रोटेशन निकलो। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्यूशन भी होता है, तो देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मतलब ऊपर चला जाएगा, रूट ओवर आर बाय जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड तुम समझो ना कितना छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत। 2 into 3.14 इंटू, हालांकि एग्जाम में जो है ना, अपने को यही तक आंसर छोड़ देना, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ ना, तो 6400 किलोमीटर होता है, इंटू 1000 बाय जी कर दोगे, जी आ जाएगा हमारा कितना, 10। इसको अगर देखा जाए कि वैल्यू तो निकाली जाएगा ना, हाँ ये टाइम पीरियड सेकंड में आएगा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा आवर्स पे, तो इसको मुझे क्या करना होगा, 3600 से डिवाइड भी कर दे इसको। ठीक है, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो जब मैं इसको करूंगा ना, तो यहाँ पे 6400, तो 2 into 3.14/3600 इंटू, ये मेरा देगा 10 बाहर निकला, 10 बाहर निकला, 100 बाहर निकला, 64 का रूट 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जीरो, ये मर जाएगा, 2 18 या 36 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा देखो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 14 4 जा 56, 3 4 जा 12, 12.56 बाय 9, ठीक है। 9 1 जा 9, बचा कितना 3, बचा 9.36, 9 2 जा 18, अप्रॉक्सिमेटली 2 आएगा, ठीक है। इतना आवर्स मतलब समझो ना, जो दिन रात समझो, अगर ऐसा हो जाए कि 1.42 आवर्स का अगर हो जाए, ठीक है, टाइम पीरियड तो अर्थ पे हम वेटलेसनेस फील करेंगे, मतलब सुनो ना, दिन और रात कितने घंटे के होंगे? दिन और रात अपने मतलब हो जाएगा 45 मिनट, हाँ, 50 मिनट का दिन होगा, 50 मिनट की रात होगी, कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तब जाकर के ऐसा होगा, ठीक है। तो अच्छा है कि ऐसा नहीं तो जो इक्वेटर पे रहते ना, वो बिना रॉकेट के स्पेस पे चले जाते, ठीक है। छोटी सी, लेकिन याद रखना कि जो अभी अर्थ की जो स्पीड है ना, ठीक है, जो रोटेशन की जो स्पीड है अर्थ की, जो 24 घंटे में करती है, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर हम जी पे अगर देखें ना, ठीक है, एट इन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हम इसका जी डैश निकाल ले, ठीक है, और जी निकाल ले, ठीक है, तो हम देखते हैं ना कि इन प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, जी डैश या जी माइनस जी डैश ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और इसको अगर हमने जी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये जो फ्रैक्शन जो आएगा ना इसका, या जो परसेंटेज आएगा ना, वो केवल आता है 0.35%। याद रखना, ये जो है ना वैल्यू, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी ओनली 0.35%, जो हम ओमेगा लेते हैं 24 घंटा लेकर के, रेडियस लेकर के, ठीक है जी, खाली 0.35% आता है, जो बहुत कम होता है। इसलिए हम जनरली सवालों में रोटेशन ऑफ द अर्थ तो कभी काउंट नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि 9.8 अर्थ का ले रहे हैं तो 4 का कुछ अलग ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब लास्ट एक हमारा था इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन, सॉरी रोटेशन तो हो गया, ड्यू टू शेप, ठीक है। याद रखना कि जो अर्थ जो हम कहते हैं स्फेरिकल है, परफेक्ट स्फेरिकल है, अर्थ ऐसे कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ का जो शेप है ना, ठीक है, वो एक अंडे जैसा है, एग जैसा है। और अर्थ की अगर तुम बात करो ना, तो सच में इससे इसमें अंडे से मिलते काफी कुछ चीजें होती है, ठीक है। देखो ना, अंडे का क्रस्ट होता है, अर्थ का भी क्रस्ट होता है। अंडे के अंदर क्या होता है? योक होता है जो काफी डेंस होता है। अर्थ के अंदर क्या होता है? निकल और कोबाल्ट का पूरा मटेरियल होता है जो काफी डेंस होता है। उसके बाद अर्थ के अंदर क्या होता है? उसके बाद लिक्विड होता है, ठीक है। वैसे वहां भी लिक्विड होता है। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ से कोई मुर्गी निकल के हमको खाएगी, ठीक है। जस्ट अब देखो, मान लो अगर अर्थ का शेप अगर इस तरह से है, तो अर्थ में हम अगर ध्यान से देखें तो ये इसके ऐसे हो गए यहाँ पर इसके इक्वेटर, और यहाँ पे हो गया इसका, ये एंड हो गया पोल। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो इक्वेटर है ना, वो ये डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। दिस इज इक्वेटर एंड दीज आर पोल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये डिस्टेंस कैसा है? ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कम होनी चाहिए ना। एट इक्वेटर ग्रेविटी शुड बी लेस, ठीक है, एज रेडियस ऑफ एट इक्वेटर इज लार्जर देन रेडियस एट पोल। अब सीधी सी बात है, रेडियस बड़ा होगा तो ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन ऑल्सो, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? जी एम बाय आर स्क्वायर था, ठीक है। तो अगर ये आर ई बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी कैसी होगी? छोटी होगी, है ना, इक्वेटर पे। तो याद रखना है, ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए 1 मार्क का, कि वाई इज द ग्रेविटी एट इक्वेटर लेस, ठीक है, तो हम यहाँ पर तुम 2 पॉइंट लिख करके आओगे। ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस बिकॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, पहला। और दूसरा कारण होता है ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जब तुम रोटेशन ऑफ, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, तो तुम्हारे लिए वहां पे ऐसा नहीं खाली बस इतना पॉइंट लिख दिए, वहां पे फॉर्मूला लिख के आना होगा, जीरा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, और ये अर्थ की शेप वहां पे ड्रॉ कर, ठीक है। तो बस ये हमारा इफेक्ट पूरा का पूरा जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपने
ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। 4 केस है, 4 में से याद रखना एग्ज़ाम में गारंटी 2 तो आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो लास्ट वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन पहले 3 में से 2 अधिकतर पूछे जाते हैं स्कूल एग्ज़ाम में, ठीक है? तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? किताब में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले लिखाया गया, उसके बाद एनर्जी को डिस्क्राइब किया गया। तो ये पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। देखो तुम लोग को ये जो याद रखना कि अ, एक तुम लोग को मैंने जो एक्चुअली अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूँ अपने वर्क एनर्जी पावर से, ठीक है? जो कि तुमको हर जगह काम आएगा, ठीक है? वो बात है अपनी कंज़र्वेटिव फ़ोर्स की। याद करो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि अ, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता था नेगेटिव वर्क डन बाय द कंज़र्वेटिव फ़ोर्सेस, ठीक है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंज़र्वेटिव फ़ोर्सेस, ठीक है? ये याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फिज़िक्स में, जो बिल्कुल से नमक की तरह है, ठीक है? हर सब्ज़ी में वो ऐड होती है, ठीक है? इन द सेम वे कुछ कांसेप्ट है फिज़िक्स के, जो कि पता है तुमको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेंगे। तुम ये जो चीज़ पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, तुमको ये चीज़ ग्रेविटेशन में मिलेगी, ठीक है? जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तुमको वहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है? क्या कहते हैं जब तुम क्या कहते हैं मैग्नेटिज़्म पढ़ोगे तुमको वहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना वर्क एनर्जी पावर में हमने पहले पढ़ के भी रखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है? तो याद रखना ये वो वाला कांसेप्ट है, ठीक है? और जब हम बात करते हैं मान लो हमारे पास पूछा जाएगा कि ये वाला मान लो कोई बॉडी अगर जैसे यहाँ पे अर्थ है, अब यहाँ पे एक मास है स्मॉल m, ठीक है? और ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M। हमसे पूछा गया कि यहाँ पर ये मास जो है ना इसको मैं एक रैंडमली एक डिस्टेंस पे ले लेता हूँ, ताकि वो जनरल लगे हमको। यहाँ पे मास m है, ठीक है? इसकी दूरी हमारे अर्थ के सेंटर से कितनी है? स्मॉल r है। और हमसे ये पूछा गया कि बताओ स्मॉल स्मॉल मास m का कितना एनर्जी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं? हम इसको यहाँ से ऐसा करेंगे कि हम स्मॉल मास m को जो है ना, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी दूरी तक की लेकर के जाएँगे, ठीक है? और इन्फिनिटी डिस्टेंस तक की लेकर के जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमको कितना वर्क करना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस ले जाने में, ठीक है? जो भी हमको वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है? वो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इज़ द वर्क डन ऑफ अ मास इज़ द वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू इन्फिनिटी, ठीक है? या हम उसको क्या करते हैं, हम यहाँ से उसको लेकर के जाते हैं कहाँ पे? बहुत दूर लेकर के जाते हैं, ठीक है? तो हम जितना भी हमको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? वो क्या हो जाएगी वहाँ पे उस पॉइंट पे उस बॉडी की कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
शायद तुमको भी थोड़ा कच्चा-पक्का समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो पूरा का पूरा उस पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा। याद रखना उसके बाद कि जब हम कोई भी चीज़ की जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है? हमको पता होता है कि हम किसी एक पॉइंट पे एनर्जी को 0 माने, ठीक है? जैसे कि मान लो तुम बोलते हो कि स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के एक्स वाई, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग की जो एनर्जी जब वो नेचुरल स्टेट पे तो वहाँ पर कितनी उसकी एनर्जी है? 0 है। अगर हम बोलते हैं हमने एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से लिफ्ट किया, उसकी एनर्जी होगी mgh, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे कि जो अर्थ के जो सरफेस पे है, ठीक है, हम एनर्जी वहाँ पे कितनी मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। इस सिचुएशन में, ठीक है? और हम कहाँ पे एनर्जी 0 मानते हैं, ये बिल्कुल हमारी मर्ज़ी पर है। लेकिन याद रखना है जैसे ओरिजिन कैसे कैसे कहीं पे चूज़ करते हैं, हम वाइज़ली चूज़ करते हैं ओरिजिन, ठीक है? हम ऐसा रैंडमली कहीं भी ओरिजिन नहीं ले लेते। इन द सेम वे हम जो पोटेंशियल एनर्जी जो 0 मानेंगे, ठीक है? वो हम किसी पॉइंट पे मानते हैं जो कि हमारे कन्वीनियंस जो कि हमारे ब सहूलियत के लिए हो, कन्वीनियंस पे हो, ठीक है? तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं, डेरिवेशंस को डील करते हैं, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर का मतलब क्या हो गया? अर्थ से बहुत दूर मतलब जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, ठीक है? जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता है, कुछ दूर पे जाकर के ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो एकदम से नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही है बिल्कुल से, ठीक है? तो कहीं अगर मान लो कहीं अगर हम इतना दूर चले जाते हैं जहाँ पे मान लो कि अर्थ का जो है ग्रेविटी की वैल्यू जो है एकदम कम हो जाती है, ठीक है? 0.0000 इतनी कम कि पता ही ना चले वहाँ पे। उस दूरी को हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है? हो सकता है वो 1 लाख किलोमीटर हो, ठीक है? मतलब चाँद है तो चाँद से भी दूर तुम ले लो क्योंकि चाँद पे ग्रेविटी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है अर्थ का तभी तो चाँद घूमता है, मतलब बहुत दूर चले जाओ, ठीक है? जहाँ पे अर्थ के ग्रेविटी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है? वहाँ पे हम अर्थ के उस मास के पोटेंशियल एनर्जी को वहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग उसको 0 ले लेते हैं। एट इन्फिनिटी डिस्टेंस इज टेकन 0। याद रखना जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो, चाहे तुम स्प्रिंग में डिफाइन करो, ग्रेविटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कहीं पर भी, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, तो वहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है? तुम्हारे बैक